खुद को शराब से लगभग मार ही डाला था। तुमने राजकुमार के महल की सारी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया है। मैं तुम इस अवज्ञाकारी बेटे को मार डालूंगा। छोटी जान, अरे छोटे साहब ने तुम्हें पकड़ लिया है। मैं एक असफल ऑनलाइन लेखक हूं और अचानक मैं समय में यात्रा करके बन गया हूं जनरल झेन का इकलौता बेटा, एकदम निकम्मा आदमी, खाना पीना और जुए में माहिर। यह तो शुरुआत से ही मुश्किल है। बेटा, मैं तुम्हें घर में कैद करता हूं, अच्छी तरह सोचो, नहीं तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। असली बेटा, बस यह मर्दाना हौल। यह दुनिया मार्शल आर्ट का जोर है। व्यक्ति पहाड़ तोड़ सकता है, नदी रोक सकता है, मैं मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता। अनपढ़ और निकम्मा आदमी, चाहे सस्ते बाप की शरण ही क्यों न मिले, डर है कि ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। साहित्यिक लोकप्रियता प्रणाली सक्रिय हो रही है, बंधन जारी है। बंधन सफल रहा, प्रणाली, क्या यह मेरा ही है? समयात्री का गोल्डन फिंगर। यह प्रणाली सहायता के लिए है, मेजबान को लोकप्रियता प्राप्त करने में, परम सत्ता की प्राप्ति। लोकप्रियता मूल्य मेजबान के माध्यम से, रचना और प्रसारित कार्यों से, जिसमें लेकिन सीमित नहीं कहानियां, कविताएं, नाटक आदि से प्राप्त प्रभाव, मान्यता पसंद आदि से परिवर्तित होता है। सिस्टम मार्केट में विभिन्न पुरस्कारों के लिए बदला जा सकता है। वर्तमान लोकप्रियता शून्य है। यह तो बिल्कुल मेरे जैसे फ्लॉप नए लोगों के लिए बना है। लेकिन इस युग में इंटरनेट भी नहीं है। मैंने लिख दिया, कहां भेजूं? नए खिलाड़ी का लाभ वितरित किया जा रहा है। प्रारंभिक प्रसार चैनल खुल गया है। जब भी मेजबान एक कृति पूरी करता है, सिस्टम कई प्रतियां बनाता है और उन्हें उचित रूप से फैलाता है। इसका प्रसार और प्रभाव कृति की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यह तो बहुत अच्छी बात है। इस युग में मनोरंजन की कमी है, जानकारी का अभाव। पूरे देश में चर्चा छेड़ना चाहते हैं। निस्संदेह है, सत्ता के शीर्ष की गपशप। महारानी शियाओ जुआनियो, जवान और खूबसूरत, 3 साल से सिंहासन पर, कठोर तरीकों से हालात काबू किए। अंतःपुर की अफवाहें बहुत कम हैं। बस तुम हो। प्रकट हो जाओ। गहरे महल का गुप्त प्रेम, रूखी महारानी का नाजुक पति, दरबार की छुट्टी वाली छोटी लोहारें, दरबार की छुट्टी वाली छोटी प्रमुख, रूखी महिला मुख्य कार्यकारी का मुझसे प्रेम, ऐतिहासिक संस्करण, फिर मेरा छोटे मालिक का बारीक से बारीक वर्णन। मुझे यकीन नहीं होता इस माने के लोग पसंद नहीं करेंगे। निकम्मी चीज, कल रात फिर कहां घूमता रहा? पिताजी, मैं कल, लेकिन मुझे प्रतिबंधित किया गया है। कहीं भी नहीं गया। अपने कर्मों पर विचार करो। अपनी इस दशा को देखो। न तो पढ़ाई में देश को शांति दे सकते हो, न ही युद्ध में देश को स्थिर रख सकते हो। मेरे जियान परिवार में कैसे पैदा हुआ तुम्हारा ऐसा अवज्ञाकारी पुत्र? फन अभी छोटा है, गुस्सा शांत करो। युवानशेन की जिंदगी तो बहुत आराम से कट रही है। दीदी इतनी सुंदर है और इतनी कर्तव्यपरायण भी। यह दृश्य तो मन को सुकून देता है। अरे तुम, अगर तुम्हारी बहन जैसी आधी समझदारी होती तो मुझे भी चैन मिलता। रोजाना मौजमस्ती में डूबे रहना, कहानियां सुनना, नाटक देखना, यह तो ठीक है। बस तुम कोई ऐसा काम न करो जिससे पूरे खानदान को सजा मिले। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर बूढ़े बाप को पता चला कि मैंने लिखा है महारानी के निजी प्रेम प्रसंग, वह मुझे जरूर मार डालेंगे। बाजार तो फिर भी जाना होगा। देखो कल रात की मेहनत का नतीजा। सभी महानुभावों, इस बूढ़े को आज एक किताब मिली है, बिल्कुल नई किताब। यह एक महारानी के प्रेम प्रसंगों की कहानी है। क्या आप सब सुनना चाहेंगे? कौन सी महारानी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे बाप रे, वह रात थी। महान शिया राजमहल, चमकदार कपड़े चांद को चमक रहे थे। पहरा कड़ा था। तभी महारानी सामने आई। उन्होंने मधुर स्वर में कहा, आवाज ठंडे संगमरमर जैसी, लिनफेंग, क्या तुम्हें अपना अपराध मालूम है? जमीन पर घुटने टेके लिनफेंग जिद से सिर उठाता है। नहीं मालूम। महारानी उसके सामने आती हैं। हल्की सुगंध हवा में तैरती है। तुम्हारी सांसों में खुशबू है। तुम्हारा अपराध है, मेरा दिल चुरा लिया। अरे बाप रे, हे भगवान, यह तो बहुत बड़ा दुस्साहस है। फिर आगे क्या हुआ? आओ आओ आओ,
जल्दी जल्दी पैसे दो, पैसे दो। श्रोता वांग दाजू की चीख। लोकप्रियता एक बढ़ी। श्रोता डिंग एरगो की कल्पना। लोकप्रियता बढ़ी। राहगीर झांगसान की तीव्र उम्मीद। लोकप्रियता 3 बढ़ी। लोकप्रियता अंक 10 बढ़े। वर्तमान संचित लोकप्रियता अंक 3580 अंक। धक। बेशर्त। यह किताब का क्या नाम है? युंग जिंग गो गोंग को अधिकारियों की सहायता करने दो। इस चोर की सख्ती से जांच करो। उसके पूरे खानदान को सजा दो ताकि दूसरे सबक लें। महारानी ने प्यार के लिए हरम भंग कर दिया। लिन फेंग ने राजसी शयन कक्ष में रात बिताई। उस रात राजमहल में विलासिता भरे संगीत की ध्वनि लगातार गूंजती रही सुबह होने तक। धिक्कार है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने आज तक कभी विवाह नहीं किया। वह कैसे साहस कर सकता है? लेकिन जो उसने बताया वह मैंने कभी नहीं देखा। महाराज, इस बच्चे की बातें वास्तव में बहुत अधिक हैं। हाँ, बहुत अधिक। पानी नाव को तैरा सकता है। वह उसे डुबो भी सकता है। अगर जनता उबलता पानी है और राजा नाव, तो कैसे सावधान न रहा जाए? यही बात शासन की मूल भावना है। अश्लील गीत और कविताएं लिखने वाले भत्तेरे की इस स्तर तक पहुंच गया है और किताब में समाधान भी है। सीमा संकट के समय इसका उल्लेख किया गया था। काम के बदले राहत, सीमा सुरक्षा मजबूत करना। विचार भले ही मोटे और साधारण हैं, लेकिन काफी नवीन भी हैं। यह पुस्तक भले ही साहसिक और अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ विवरण मेरी पसंद से मेल खाते हैं। और आश्चर्यजनक रूप से मैं एक पीड़ित होकर भी अगला अध्याय जानना चाहता हूं। यह कमीना अंगरक्षक लिन फेंग फिर से महारानी के साथ कुछ करना चाहता है। धिक्कार है। गुप्त रक्षकों की जांच कैसी चल रही है? महाराज, गुप्त रक्षक पूरी ताकत से जांच कर रहे हैं, लेकिन इस किताब के फैलने का तरीका बेहद रहस्यमय है। यह बिल्कुल आसमान से गिरा लगता है। इसकी उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल है। अभी तक केवल इतना ही पता चल सका है कि लेखक राजधानी में है और वह सामान्य जनजीवन और कहानियों के तरीकों से बेहद परिचित है। खोज जारी रखो। और एक बात और, अगली बार कोई नया अध्याय आए तो सबसे पहले मुझे भेजना। जी महाराज। सिस्टम मार्केट खोलो। बेसिक बॉडी स्ट्रेंथनिंग टेक्निक, ब्रीथ कंट्रोल टेक्निक, 10 साल की बुनियादी आंतरिक शक्ति संचार, ये सब तो बढ़िया चीजें हैं। हर चीज एक हिस्सा दो। क्या यह वही है, मार्शल आर्ट्स महारथी की अनुभूति? इस कौशल के साथ इस दुनिया में भी मैं अपनी जगह बना लूंगा। दुराचारी पुत्र, मेरे सामने से हट जाओ। इतनी जल्दी पकड़े गए कुत्ते जैसी प्रणाली कुछ कर सकती है या नहीं? अरे हाँ हाँ। हस्ताक्षर करो दीदी। क्या हुआ? शहर के कानून को ताक पर रखने वाले दुष्टों ने हिम्मत करके कर लिया है। महारानी की प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाला अश्लील गीत। महारानी बहुत क्रोधित हैं और महल में ही अपना गुस्सा निकाल चुकी हैं। अधिकारियों को गुप्त रूप से लेखक की खोज करने का आदेश दिया है। जांच अवश्य सख्ती से करनी चाहिए। यह सम्राट की निंदा करने वाला देशद्रोही पकड़ने के बाद निश्चित रूप से उसके 9 कुलों का सफाया करना होगा ताकि दूसरे सबक लें। 9 कुलों का विनाश तो आपको पहला देना होगा। पिताजी, मेरे साथ मरने के लिए। पिताजी, यह मामला, इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूं। उन लोगों से कम मिला जुला करो, नहीं तो किसी दिन तुम्हारे पिता मैं तुम्हारी वजह से फंस जाऊंगा। अगर यह बात पता चल गई तो पूरा झेंगो गोंग मैंशन बर्बाद हो जाएगा। तुम बाहर घूमते रहते हो। क्या कभी सुना है इस किताब का लेखक कौन है? या फिर किसी शकी शख्स को देखा है? दीदी, तुमने भी उस किताब के बारे में सुना है? अरे वाह, बहुत जोश में लिखी गई है। मुझे नहीं पता कि उस किताब का लेखक कौन है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे जरूर शराब पिलाता। मैं उससे पूछता कि वह महारानी। पता नहीं, ध्यान नहीं दिया। महारानी है ना? पूरे परिवार को मारना पसंद है ना? फिर मैं अपने सेवक को आदेश दूंगा एक बार फिर सुंदरी को बचाने के लिए, और फिर महारानी उसे जबरदस्ती एक जोरदार चुंबन देगी। खूबसूरत गोद में गिरना। मैं अभी महल से लौटा हूं। महाराज आपकी कम उम्र को ध्यान में रखते हैं। वह नहीं चाहते कि आपका समय बर्बाद हो, इसलिए विशेष कृपा दिखाई है। आपको हानलिन अकादमी में नियुक्त किया है ताकि आप अनुभव प्राप्त कर सकें। हानलिन अकादमी में नियुक्ति
मजाक नहीं कर रहे? मैं वहां जाकर क्या करूंगा? मैं नहीं जाऊंगा। धोखेबाज। महाराज की ओर से दिया गया काम, यह पूरे परिवार का गौरव बढ़ाने वाला काम है। कितने लोग तरसते हैं इसके लिए। कल तुम मेरे साथ रिपोर्ट करने चले जाना। अगर भागने की हिम्मत की तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। अरे तू, यह महारानी को क्या सूझी है? मुझे किसी पद पर क्यों मुक्त कर रही है? नहीं, मुझे कोई तरीका निकालकर पद से हटकर वापस आना होगा और अपनी महारानी की छोटी कहानियां लिखता रहूंगा। प्रधानमंत्री महोदय आ गए हैं। तुम नमस्कार मत करो। यह महाशय हैं जेन गोगोंग परिवार के प्रतिभाशाली पुत्र जियांग फांग, शायद जियांग गोंगजी। महाराज की दया है। पुराने सेवक को याद करके जियांग गोंगजी, महाराज की अपेक्षाओं को व्यर्थ मत जाने दो और पहले की तरह मत बनो। अपने पिता के मुख पर प्रतिष्ठा लाओ। मुझे तो पद से हटाए जाने का अवसर ढूंढना था और तुम यह बूढ़ा दुश्मन स्वयं चला आया। मैंने सुना था तुम हमारे झेंग गोगोंग परिवार से शत्रुता रखते हो। बस तुम ही। हाँ हाँ हाँ, बिना बहस के मंत्री जी की सुनेंगे। थू। थू। जियांग फांग, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। अरे जी मंत्री, आपने बहुत प्रशंसा कर दी। मेरे पास कोई खास प्रतिभा तो नहीं है, लेकिन मेरा जन्म बहुत अच्छे घर में हुआ है। मैं जन्म से ही धनवान हूं और मेरे पास एक अच्छे पिता हैं, साथ ही एक दयालु सम्राट भी हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो दशकों तक कठिन अध्ययन करते हैं और अपने बाल सफेद कर लेते हैं इस दरबार में खड़े होकर, सिवाय बड़ी बड़ी बातें करने के। ऐसा लगता है तुमने एक भी देश और जनता के हित का काम नहीं किया। अरे याद आया, मुझे याद है आपके गांव में पिछले साल बाढ़ आई थी और सुनने में आया है कि राहत राशि का स्तर स्तर गबन हुआ। वहां के पीड़ित लोग बेटों को बदलकर खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। महामंत्री जी, आप तो सज्जनता के प्रतीक हैं। क्या आपको पता है यह नादान बच्चा इतना धृष्ट कैसे हो सकता है? धृष्टता? महामंत्री जी, मैंने कम पढ़ाई की है, मुझे धृष्टता का मतलब नहीं पता। इसका क्या मतलब है? मैं तो बस इतना जानता हूं कि जानने में शर्म नहीं करनी चाहिए। तो क्या क्या सिर्फ मंत्री जी को ही मेरी चिंता करने का अधिकार है? क्या मैं मंत्री जी के गांव की चिंता नहीं कर सकता? तुम, यह तो बिल्कुल गलत है। एक किताबी कीड़ा बिल्कुल बेकार होता है। पढ़े लिखे लोग अक्सर निर्दयी होते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप तो सचमुच बेरहम हैं। सच में बेरहम। अब क्या देख रहे हो? जल्दी प्रधानमंत्री जी को विश्राम करने के लिए ले चलो। बूढ़े को गाली दो। मजा आ गया। इस तरह प्रधानमंत्री का अपमान करना। उन्हें हटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। सच में चालाक है। नहीं, इस आग में और घी डालना होगा। खलनायक प्रधानमंत्री, अब तुम्हारी बारी है। महाराज, फिलहाल कुछ सुराग मिले हैं। महाराज, देखिए, यह जियांग फांग सचमुच बेधड़क है। मेरा आदेश सुनाओ। जियांग फांग ने दरबार में अनुचित व्यवहार किया। 3 महीने का वेतन रोक लो। भविष्य के व्यवहार पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा तुम ली वेंडी को बता दो, जियांग फांग अभी छोटा और अनुभवहीन है, उसे इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हाँ, बहुत पहले से इस जियांग फैंग के बारे में सुन रखा था कि यह एक उपद्रवी और आलसी लड़का है, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि वह सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री का विरोध करने की हिम्मत करेगा। यह वाकई खास है। एक विद्वान का कोई उपयोग नहीं होता और पढ़े लिखे लोग अक्सर निर्दयी होते हैं। यह शब्द उस किताब से मेल खाता है, द बॉस एम्प्रेस एंड हर डियर हस्बैंड के लेखक। कुछ समानता है क्या? यह सुनो, प्रधानमंत्री जी का सारे राज्य पर अधिकार है, सबसे ऊपर, लेकिन निजी जीवन में वह एक पाखंडी, लालची और कामुक, गुटबाजी करने वाला मंत्री है। हर जगह बुद्धिमान और पराक्रमी महारानी का विरोध करता है, ईमानदार अधिकारियों पर अत्याचार करता है। किताब में दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री जी की छोटी पत्नी चा, वह बहुत पहले से ही मुख्य नौकर के साथ चोरी छिपे संबंध रख रही थी। वह बेटा जिसे वह अपनी जान से भी प्यारा मानता था, दरअसल वह उसका अपना खून नहीं है। वह तो उसके छोटे भाई की औलाद है। वह एक अय्याश माहौल में किसी और के साथ ईर्ष्या में उलझा हुआ था। किसी ने उसकी मर्दानगी छीन ली और वह हिजड़ा बन गया। ठीक है, ठीक है। खोजो, इस बूढ़े के लिए खोजो। 3 हाथ जमीन खोदो, तब भी इस मानहानि करने वाले को, इस सरकार के वफादार सेवक की बदनामी करने वाले दरिंदे को इस बूढ़े के सामने लाओ।
उसके 10 कुंडे साफ कर दूंगा। महाराज, नवीनतम अध्याय आ गया है। यह कमीनी शाहजादा कहता है कि मुझे ऐसा ही अंदाज पसंद है। इस किताब का प्रधानमंत्री उस पुरानी लोंडी ली वेंडी से सचमुच 7 हिस्से मिलता जुलता है। इस किताब में हालांकि तरीके ज्यादा सख्त हैं, लेकिन यह सचमुच संतुष्टिदायक है। महाराज, प्रधानमंत्री ली वेंडी तत्काल मिलना चाहते हैं। प्रवेश दो, बाई। हुआ। महाराज, महाराज, आपको इस बूढ़े सेवक का न्याय करना होगा। इन गली के उपद्रवियों को देखिए, उन्होंने इस बूढ़े सेवक को किस हालत में डाल दिया है। मेरी आजीवन खराब प्रतिष्ठा, देश के प्रति मेरी निष्ठा, और आज मुझे इतनी अपमानजनक यातना सहनी पड़ रही है। महाराज, इस लेखक को कड़ी सजा दीजिए ताकि शासन व्यवस्था बहाल हो सके। ये आइकिन इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? यह तो बस एक काल्पनिक कहानी है। पात्र काल्पनिक हैं, कथानक भी काल्पनिक है। इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। महाराज, आप तो राज्य के आधार स्तंभ हो, उदार हृदय। बाजारों उपन्यासों से बहस क्यों करें? जब यह कहानी पहली बार फैली थी, मैं सख्त जांच चाहता हूं। प्रिय मंत्री और सभी मंत्रियों मुझे समझाया कि महाराज, आपकी दृष्टि विशाल है, आपने लोगों को क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ अफवाहें पर पहाड़ पर हवा का झोंका मात्र हैं, चिंता की कोई बात नहीं। पर आज यह हवा जब आप तक पहुंची, आप खुद पर तो तूफान बन गई। यह जनता के मुंह को रोकना नदी के बहाव को रोकने से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर उपन्यासकारों की बातों पर सेना उठा ली गई, तो शायद आपकी जनता के प्रिय होने की प्रतिष्ठा ठंडी पड़ जाएगी और पूरे देश के विद्वानों के दिल भी ठंडे हो जाएंगे। प्रिय मंत्री, आपको उदार होना चाहिए। जी, मैं विदा लेता हूं। यह तो अप्रत्याशित है। जियान फान उस बदमाश के अलावा सम्राट के लिए ऐसा करने वाला, वह बूढ़ा चिढ़ जाए। जियान फान और जी वेंडी आंगन अकादमी में बहस कर रहे हैं। इस नाटक की कहानी में ऐसा दृश्य दिखाया गया है। जियान फान, तुमने मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। मैं जरूर आनंद लूंगा इस आनंदमय माहौल का। छोटी सुंदरी, मत जाओ, मेरे साथ महल चलो। तुम्हें हर तरह की शानो शौकत से रहने दूंगा। राजकुमार वांग, राजकुमार वांग, हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हट जाओ। बूढ़े बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में? क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन हैं? वह तो मंत्री वांग के बेटे हैं, वांग पेंग। फिर से लोगों को परेशान करने निकला है। उसके पिता तो गेंग बुशिलंग हैं, उनके पास अधिकार और ताकत है। इस राजधानी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे मैं न पा सकूं। तेरे पिता का जुआ का कर्ज, तेरे से कर्ज चुकाना बिल्कुल उचित है। छोटी बहू, सुनो, मुझे छूने दो। छोटे राजकुमार, यह कुत्ता कहां से आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मौज में खलल डालने की? एक मंत्री का बेटा मेरे सामने ढोंग क्यों कर रहा है? तुम्हारा पिता मंत्री वांग मेरे सामने कुछ नहीं है, तो क्या चीज है? तू तू ही जियान फान है। यह रुपया ले, अपनी बेटी को लेकर तुरंत निकल जा। आधे से जुए के अड्डों से दूर रहना। शुक्रिया। निकल जा। पिताजी से सुन रखा था, उपमंत्री वांग लांग घूसखोर और भ्रष्ट है। पिछली बार ली वेंडी के बारे में लिखते समय गुस्सा चरम पर था, प्रेरणा की कमी से परेशान था। तू तो खुद मेरे सामने आ गया। मंत्री वांग अपने वरिष्ठों की चापलूसी करता है, अधीनस्थों पर अत्याचार करना और रिश्वत लेकर कानून तोड़ना। उसका बेटा वांग बातियान, वह तो एकदम खराब लड़का है, लोगों को सताना और बुरे काम करना। बस दुख इस बात का है, इसे 3 सेकंड कहते हैं। छी छी छी, क्या इसमें कुछ तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए? यह और भी दिलचस्प है, इस तरह लोकप्रियता भी ज्यादा होगी। सिस्टम, कैलीग्राफी में ब्रश का संचालन, कल्पना का निर्माण, चित्रकारी की रचना, यह वास्तव में उच्च स्तरीय कला है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मुझे एक अंगरक्षक को पिता कहने पर मजबूर करे? उसका दिमाग खराब हो गया है। महाराज, आज की कहानी अच्छी नहीं है। क्या कल गुप्त रक्षकों ने पता लगाया कि जियांग फान बाजार में
वांग पेंग युद्ध मंत्रालय के उपमंत्री के बेटे के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। हाँ, वांग पेंग ने सबके सामने आम लोगों को प्रताड़ित किया। जियांग फान के गुजरते ही कारखाना बंद कर दिया गया। यह जियांग फान बहुत चंचल स्वभाव का है, लेकिन दिल से कई ढोंगी और दिखावटी अमीर घरानों के बच्चों से कहीं बेहतर है। समय और व्यक्ति, घटना की प्रकृति, ये वेंडी से वांग पेंग तक, और बोलने का अंदाज भी। एक बार संयोग है, 2 बार 3 बार क्या? तुम लोगों से लीबू शिलांग वांग लांग की जांच करवाओ, गुप्त रूप से। खास तौर पर उसकी संपत्ति की जांच करो, लेन-देन के हिसाब, और उसके बेटे की भी। वांग पेंग की रोजमर्रा की हरकतें। अगर कोई समस्या हो तो सीधे दंड विभाग ले जाओ। जी, तुम मेरे साथ आओ, हांगलिंग अकादमी देखने चलते हैं। मैं उससे मिलना चाहता हूँ।
अरे बाप रे, अफसोस मेरे सिद्धांत मुझे अनुमति नहीं देते, नहीं तो मैं जरूर 2 चित्र बनवाता। यह एहसास तो गलत लग रहा है। यह कौन सा महापुरुष आ गया है? महाराज प्रणाम। उठ जाओ, मैं बस इधर उधर देख रहा हूं। यह महारानी, वाह सच में बहुत सुंदर है। अरे वाह, अमीर और उदार भी। रुको, वह मेरी तरफ क्यों आ रही है? अंगरक्षक, तुम हमारे लिए, क्या तुम्हारा दिल नहीं धड़कता? महाराज, महाराज, धिक्कार है। इस व्यक्ति को कैसे देखें? मेरे दिमाग में ये भयानक तस्वीरें क्यों आती हैं? महाराज, महाराज क्या आप ठीक हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? महाराज, यह नौकर पढ़ रहा है। पिछले राजवंश की जल संसाधनों की रिपोर्ट। कुछ उपयोगी अंश संभाल रहा हूं। कुछ समझ आया? यह किताब बहुत उबाऊ और लंबी है। यह किताब बहुत उबाऊ और लंबी है। इसे पढ़ते हुए नींद आने लगती है। क्या इसे विचार कहा जा सकता है? महाराज, मैं अल्पज्ञ हूं। मुझे बस लगता है कि पूर्वजों ने बाढ़ नियंत्रण में मार्गदर्शन पर जोर दिया, न कि सिर्फ रोकने पर। इसमें कुछ तो सच्चाई है। बहुत अच्छा कहा। अच्छे से काम करो। आज हानलिन अकादमी में ड्यूटी पर हूं। क्या अब तक अभ्यस्त हो गए हो? बाहर दुनिया में बिताए अपने दिनों की तुलना में यह काफी नीरस लगता होगा। आदत हो गई है। हालांकि कभी कभी उदासी होती है, लेकिन शांति, यह भी अच्छा है। कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। हाल ही में बाजार में एक कहानी प्रचलित है। क्या? गहरे महल का गुप्त प्रेम। कहानी अजीब है, लेकिन इस किताब में कुछ कविताएं हैं जो विद्वानों में लोकप्रिय हैं। संपादक जी जियांग, क्या आपने सुना है? यह बात यहां कैसे आ गई? क्या वह मुझ पर शक कर रही है? कुछ सुना है, बस इतना ही। मेरे पिताजी मुझसे कहा था, मुझे देखने नहीं दिया, इसलिए मैं कुछ नहीं जानता। क्या सच में उस किताब में यह भी लिखा है? यह महारानी की कुछ अजीब आदतें हैं। चमड़े की चाबुक का उपयोग करना पसंद करती हैं। पता नहीं संपादक जियांग को क्या लगता है, क्या यह सच है या झूठ है? अभी तुमने मेरे नितंब दबाने की हिम्मत की। जियांग नाम इस साल शायद बड़ी आपदा से बच जाए। क्योंकि आप सभी मंत्री इसे उचित समझते हैं, तो तुरंत कार्य शुरू करो। इस योजना के अनुसार जियांग नाम की नदी प्रणाली के मानचित्र के साथ और पिछले वर्षों के बाढ़ रिकॉर्ड को मिलाकर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करो। 10 दिनों के भीतर मुझे एक व्यावहारिक योजना देखनी है। हम आपके आदेश का पालन करेंगे। हाल ही में काफी लोकप्रियता अंक कमाए हैं। मैंने अपनी शक्ति को द्वितीय श्रेणी तक बढ़ा दिया है और एक जीवन रक्षक योलोंग बॉडी आर्ट भी हासिल की है। अब मजे करने का समय आ गया है। लेकिन अभी के लिए आखिरकार एक अधिकारी तो हैं आप, फिर भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए। जवानी ने मस्ती न की तो जवानी क्या हुई? अरे बाप रे, मेरे महाराज कुंवर जियांग, आपको तो काफी दिन हो गए हमारे यहाँ आए हुए। आपकी याद ने तो हमें मार डाला। तुमने मुझे कैसे पहचाना? अरे बाप रे मेरे राजकुमार, आपकी यह शानदार शख्सियत, यह चलने का अंदाज, साधारण कपड़े पहनने की बात तो छोड़ो, आप 3 बार कीचड़ में लोट जाएं, मैं 3 गलियां दूर से ही आपको पहचान लूंगा। आप तो हमारे यहाँ मेहमानों में सबसे खास मेहमान हैं। इस शरीर में कितनी बात, इतनी स्पष्ट याद है। ठीक है, आज तो मैं यह युवराज बस शांति चाहता हूं। थोड़ी शराब पीते हैं, गाने सुनते हैं। चुप रहो, मुझे एक शांत कमरा दो। राजकुमार के महल में अनुशासन सख्त है, मैं समझता हूं, आप चिंता न करें। पूरी व्यवस्था का ध्यान रखूंगा। किसी अजनबी को नहीं आने दूंगा। राजकुमार के आनंद में विघ्न डाला। हाँ हाँ, आप आगे बढ़े। अरे मैं यह छोटा सा आदमी कुछ हद तक आनंद ले ही लिया। मुझे शरीर की खुशी
मान्य अतिथिगण, आप सभी का स्नेह प्राप्त हुआ। अब आगे हमारी मुख्य कलाकार को बुलाओ। शुद्ध भवन, मिस लियू जू, सभी के लिए एक गीत सुनाएं। अच्छा। यह सुंदरी दिलचस्प है। चेहरा ढका हुआ है, शरीर तो पूरी तरह से दिख रहा है। यह कौन? सचमुच एक नजर में सब कुछ दिख रहा है। इस युग में संगीत सुनना सबसे बड़े आनंदों में से एक है। संगीत का अज्ञानी बनना मेरे अमीर शौकीन व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है। तुम ही सही। ओह, 13 वर्ष की वह कोमलांगी, सुकुमार और लावण्यमयी, वसंत की कली सी खिली हुई। यांगझोउ की वसंत हवाएं, पर्दे के पीछे की सुंदरियां भी फीकी हैं। यह कविता असाधारण है। आज के साहित्यिक जगत में भी इसे अद्भुत कहा जा सकता है। राजकुमार, इस आवाज को सुनो। लगता है यह आवाज जेंगुओगोंग परिवार के युवराज की है। वियांग फैन, वियांग फैन, वियांग फैन, तुम सचमुच अपनी प्रतिभा छिपा रहे थे। बहुत अच्छा। शाबाश शाबाश। तकनीक तो पर्याप्त है, बस इस मोड़ में जल्दबाजी हो गई। परिपक्वता की कमी है। कल्पना का आधा स्पर्श टूट गया। यह कौन है? हाँ? कौन सा महान व्यक्ति निजी कक्ष में छिपा हुआ है? मिस लियू की दिव्य ध्वनि पर टिप्पणी कर रहा है। क्योंकि आपकी इतनी गहरी समझ है तो प्रकट क्यों नहीं होते? मैं झाऊ आपसे सीखना चाहूंगा। कैसा है वह वादन कौशल? तभी तो इसे थोड़ा कम पकी हुई कला नहीं कहा जा सकता। या फिर कहें कि क्या महोदय वही हैं जो अंधेरे में छिपे हुए हैं और दुष्ट वचन बोलने वाले कायर हैं? कौन है इतना घमंडी जो यह कहने की हिम्मत करता है कि श्रीमती लियू की वीणा कला में निपुणता नहीं है और श्री झो को नाराज कर देता है? अब तो बड़ा मजा आने वाला है। राजकुमार, यह आवाज झो वेन्युआन की है। बुजुर्ग झो साहब, उनका स्वभाव बड़ा विचित्र है। शायद वे मामला यूं ही छोड़ दें। क्या हमें जल्दी नहीं है? देखो हमारे इस अनपढ़ और कामचोर राजकुमार जियांग को कैसे निपटता है। मैं अपने खुद के कमरे में शराब पीता हूं और संगीत सुनता हूं। किसको दिक्कत है? श्रीमती लियू का यह संगीत बेशक बहुत शानदार है। मैं तो बस यही सोच रहा था, कुछ छोटी बातों को थोड़ा और नरम किया जा सकता है। क्या यह भी गलत है? आजकल यह बाई हुआ लाउंज मेहमानों को निजी तौर पर बात करने देना भी बंद कर चुका है क्या? वाह, कितना तेज जबान वाला लड़का है। जब आलोचना करने का साहस है तो छिपने की क्या जरूरत है? कहीं तुम सिर्फ बिना सोचे बोल रहे हो? लोगों का ध्यान खींचने के लिए। जो लोग मुझे अच्छे से नहीं जानते वे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। पुराने टंगस्टन के बारे में बाद में उसे चुप रहने की चेतावनी देना। तो मैं 2 शब्द कहूंगा। अभी जो श्रीमती लियू ने बजाया, कौशल निपुण था, भावना अलौकिक थी। बस दुख इसका प्रारंभिक स्वर शांति के चक्कर में बहुत अटक गया। बीच में जब चांद चरम पर था, कुछ ओवरटोन जल्दबाज में लगे। वह आत्मविश्वास और शांत भावना खो गई है। इस देर रात के शांत अंत में सांस फिर से थोड़ी बेचैन लगती है। कुल मिलाकर वास्तव में थोड़ा सा अभ्यास कम है। वह वह आखिर कौन है? बकवास बोल रहे हो श्रीमती लियू, ऐसे नीच लोगों की बातें। राजकुमार, आप सच में मेरी बात समझते हैं। मैंने सबक सीख लिया। अभी जब मैं बजा रही थी मुझे भी ऐसा ही लगा। बस इतना ही। यह कैसे समझाऊं पता नहीं। इसे कैसे बदलूं यह भी नहीं सूझता। कुंवर जी के इन शब्दों ने मेरी आंखें खोल दी। यह यह कैसे संभव है? चिकनी चुपड़ी बातें। बातें करना तो सभी को आता है। बहुत बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन यह तो दूसरों की नकल है। अगर सच में कला है तो एक धुन बजाओ, सबको सुनने दो। असली महारत क्या होती है? मैं तुम्हारे लिए क्यों बजाऊं? कैसे?
अब नहीं करूंगा। इस बूढ़े की नजर गलत नहीं थी, तुम सिर्फ जुबान चलाने वाले हो। दिखावटी और नीच इंसान। इतने घिनौने तरीके से हिम्मत करके लियू दाजिया का ध्यान खींचा। बूढ़े खरगोश, यह व्यक्तिगत हमला है। बूढ़ा, क्योंकि तुम अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो, तो यह कुलीन तुम्हारी मनोकामना पूरी करता है। वीणा लाओ। क्या वह सचमुच जानता है? कुलीन, इस दासी को तो पता भी नहीं था। आपने ऐसा। अपनी जुबान संभाल कर रखो। आज रात सुनहरी बर्फ मंडप में कोई नहीं आया, याद रखा। मैं जानता हूं। राजकुमार, चिंता न करें। आज यह राजकुमार जियांग पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली लग रहा है। राजकुमार, यह जियांग फान बहुत घमंडी है। मिस लियो की वीणा कला तो हमें उससे और भी दिलचस्पी हो रही है। पहले तुम लोगों के लिए एक धुन बजाता हूं। ऊंचे पहाड़ और बहती नदी, तुम सब लोगों को दुनिया दिखाता हूं। यह है, यह स्तर, यह कौशल। वह एक युवा लड़का है। यह कैसे संभव है? बहुत अच्छा। अच्छा, यह तो अद्भुत कौशल है। यह धुन तो स्वर्ग में ही सुनाई दे सकती है। मुझे सच में वह दिखाई दिया। श्रीमान लियू की धुन बेशक बहुत सुंदर है, लेकिन यह तो देव संगीत है। जियांग फान, उसके हाथों में वाद्य इतना कमाल है। यह अब सामान्य प्रतिभा छिपाना नहीं रहा, यह तो मानो पूरी तरह बदल गया व्यक्ति है। यह युवा, क्या यह सचमुच जियांग फान है? श्रीमती लियू, क्या यह थोड़ा भी श्रवण योग्य है? यदि कोई कमी रह गई हो तो बेझिझक कहिए। राजकुमार, आपकी वीणा वादन कला पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। इसकी भावना अत्यंत उच्च है। मैं एक दासी हूं, मैं आपके पास भी नहीं फटक सकती। बूढ़े खलनायक, और अब तुम माफी मांगने का विकल्प चुनते हो। फिर भी कुत्ते की तरह रेंग कर बाहर जाओ, अपने कछुए की तरह सिर छुपाए रहो। तुम, यह सांप अनपेक्षित था। यह व्यक्ति इतना माहिर है। मैं गलत था। अलविदा। वह आखिर है कौन? राजकुमार, आपका कौशल अद्भुत है। मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ। क्या क्या आप मिलने आ सकते हैं? मुझे संगीत की बारीकियां सिखाइए। श्रीमती लियू स्वयं निमंत्रण दे रही हैं। कितने ही राजकुमार और अमीर युवक यह सम्मान पाने के लिए तरसते हैं। यह लियू दाजिया न सिर्फ वीणा बजाने में माहिर हैं, बल्कि यहाँ की सबसे मशहूर नर्तकी भी हैं। इनकी खूबसूरती और फिगर दोनों ही अद्वितीय हैं। आज तो इस शख्स को सचमुच भाग्यशाली कहा जाएगा। मिलते हैं। यह कैसी मजाक है? मैं खुलासा नहीं होने देना चाहता। श्रीमती लियू, अभी अभी मैंने शराब के नशे में बड़ी बातें कर दी थी। एक बात पूछूं? इसे गंभीरता से न लें, अब इसे यहीं छोड़ दो। क्या महोदय अपना नाम बता सकते हैं, ताकि यह दासी के दिल में अमिट रहे? परेशानी। संसार की हलचल हमारी पीढ़ी से जन्म लेती है। एक बार जंगल में कदम रखा तो समय तेजी से बीतने लगा। साम्राज्य और वर्चस्व की बातें हंसी मजाक में हो जाती हैं, लेकिन जीवन की एक मदहोश रात से बढ़कर नहीं है। तलवार उठाकर घोड़े पर सवार हो, भूतों की बारिश को हटाते हुए सफेद हड्डियों के पहाड़ से पक्षी डरकर उड़ जाते हैं। दुनिया की चिंताएं लहरों की तरह हैं और लोग पानी की तरह। बस इस बात पर अफसोस करता हूं कि जंगल में से कितने लौटते हैं। नाम सिर्फ एक पहचान है, मीना ही भाग्य है। अब विदा लेता हूं। साम्राज्य और वीरता की बातें हंसी मजाक में एक शराबी दावत से बेहतर नहीं है। यह कितना गहरा दृश्य है। कुमार को विदाई। यह कविता, यह दृढ़ संकल्प, यह उदात्त दृष्टिकोण, क्या वह वास्तव
भी वही है, कुख्यात आलसी, हानविन अकादमी में समय बर्बाद करने वाला जियांग फान। महाराज, अफवाह है कि जियांग फानवेन न तो पढ़ाई में अच्छा है और न ही युद्धकला में, लेकिन अभी जो उसने प्रदर्शन किया उसकी पहचान और क्षमता कम से कम द्वितीय श्रेणी के हाउटियन स्तर की है। ऐसा लगता है मेरे यह ज़ेन वुओगोंग उत्तराधिकारी मेरी कल्पना से कहीं अधिक रोचक हैं। जियांग फान, चाहे तुम ही शाओयाओ गोंगजी हो या नहीं, मैं तुम्हारी असली पहचान पूरी तरह से उजागर कर दूंगा, पूरी तरह से उजागर कर दूंगा। फाना, क्या तुम सो गए हो? दीदी, अभी लेटा ही था, अभी तक नहीं। क्या हुआ दीदी? फिर से बाहर गई थी उन अवांछित लोगों के साथ शराब पीने? नहीं, मैं अकेला घूमने गया था, थोड़ी सी शराब पी ली, थकान मिटाना। पिताजी को अगर पता चला कि तू फिर बाहर मौज मस्ती करने गया तो तेरी टांग तोड़ देंगे। दीदी, और तुम इतनी रात को उदास और चिंतित हो, क्या महल में किसी ने तुम्हें परेशान किया है? बेकार में अटकलें मत लगाओ, बाहरी दुनिया के मामले। ये मंत्रालय के उपमंत्री झांग के बेटे हैं, पता नहीं हाल ही में क्यों वह हमेशा किसी के हाथों कविताएं और तोहफे भिजवाता रहता है। मैंने कई बार मना किया, फिर भी वह नहीं मानता। कोई भी बिल्ली कुत्ता मेरी बहन को पाने की हिम्मत कैसे हुई? दीदी, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था क्या? अगर कुछ हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगा। समझ गया, आराम करो, मैं पहले चलता हूं। जांग शिलांग का बेटा है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को परेशान करने की? आज रात मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाप दोनों को सबक सिखाऊंगा। महाराज की जय, महाराज की जय। यह महारानी फिर से क्यों आ गई? क्या किसी को चैन से काम करने भी नहीं देंगे? उठो। जी, महाराज का आभार। संपादक जियांग, क्या हाल ही में तीरंदाजी और घुड़सवारी का अभ्यास किया है, या फिर वीणा या बांसुरी जैसे सुरीले वाद्य बजाए हैं? महाराज, घुड़सवारी और तीरंदाजी बहुत थकाऊ है, गिरने का भी खतरा है, मेरा शरीर कमजोर है। वीणा और बांसुरी बजाने की बात करें तो आखिरकार दोनों ही मनोरंजन हैं, बेहतर होगा। जियांग फान, देखते हैं तुम कब तक नाटक करते रहते हो। लगता है जियांग संपादक की रुचि इसमें नहीं है। महाराज, नया अध्याय आ गया है। धिक्कार है, मुझे चाबुक कब पसंद आने लगा। यह आजाद मिजाज शहजादा, पहले जब मैंने उसकी परीक्षा ली थी मैंने इस बात का जिक्र किया था, क्या यही वजह है? अरे तुम योगी राजकुमार, यह चाबुक तो मेरे लिए है। उसका क्या मतलब है? मैंने उसे तंग नहीं किया था। मंत्री झांग, युवराज झांग, सभी महिलाओं को परेशान करना, कविताएं और उपहार भेजना, जिद्दी और चिपकू, घिनौना। यह मस्त मिजाज राजकुमार वाकई दिलचस्प है। इस किताब में झांग यानी अधिकारी की बहन को परेशान करने वाला मामला, इससे मुझे कुछ बातें याद आ गईं। जियांग बियांशु, हाजिर हूं महाराज। मैंने सुना है कल अधिकारी विभाग के मंत्री झांग के बेटे ने, लगता है तुम्हारी बहन को बहुत परेशान किया, क्या यह सच है? बाप रे, यह महारानी मेरे घर के मामलों में क्यों पड़ रही है? इतनी अच्छी तरह जानते हो, कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं? महाराज, यह बात सच है, मेरी बड़ी बहन कल रात मुझसे कहा था, बहुत परेशान थी। वह जनाब झांग वास्तव में कुछ सीमाओं को नहीं जानते हैं। यह झांग शिला, आखिरकार वह एक सरकारी अधिकारी है। हालांकि इस लड़के का व्यवहार ठीक नहीं है, लेकिन उसने केवल कुछ उपहार भेजे हैं, उसने जबरदस्ती नहीं की। मैं इसके आधार पर उसे दंडित नहीं कर सकता। जियांग बियांशु, अपनी बहन को थोड़ा और सहन करने दो। अगर वह जान गोंगजी सच में कोई गलत हरकत करता है तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। महाराज आप बहुत दयालु हैं, तुम निपटोगे नहीं तो मैं निपटूंगा। मेरी बहन को परेशान करना पसंद है ना? मैं तुम्हारा नाम लिख दूंगा। तुम पूरी तरह से बदबूदार हो, तुम बीमार और कमजोर हो, तुम नपुंसक हो। अब से कोई भी अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करेगा। यह शरीर, यह आकृति, अगर वह सम्राज्ञी नहीं होती तो मैं उससे जरूर शादी करता।
लगता है अब कुछ दिन शांत रहना होगा। जो सबसे आगे निकलेगा उसे ही गोली लगेगी। क्या हुआ है? दीदी, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या वह जान वाला है? उन्होंने तुम्हें परेशान करने के लिए कुछ लोग भेजे थे। कुछ नहीं, बस बस थोड़ा थक गया हूं। अरे तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। आखिर हुआ क्या है? तुम नहीं। पिताजी शाही आदेश पर राजधानी से बाहर गए हैं। कर वसूली की रक्षा में लगे हैं। कुछ दिन हो गए हैं। क्या कुछ अनहोनी हो गई है? हस्ताक्षर करो। शायद बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या मुसीबत है? पिताजी को कर की राशि पहुंचाने का आदेश मिला था। गोदाम में गिनती के समय कोई समस्या नहीं थी। इसे पता था कि रास्ते में ही आराम के दौरान जब जांच की, अंदर सब पत्थर बन गए थे। कर की चांदी पत्थर बन गई। यह कैसे संभव है? क्या इस पूरे रास्ते में कड़े चौकियों पर, क्या वहां भारी सैन्य पहरा है? कौन आसमान के नीचे छिप सकता है? बस यह पता नहीं है। पिताजी ने तुरंत खबर को रोक दिया। केवल विश्वासपात्रों ने ही महाराज को गुप्त सूचना दी। महाराज को पिताजी पर विश्वास है, लेकिन 30 लाख टैक्स का चांदी गायब हो गया। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वापस नहीं मिला, घर की तलाशी और देश निकाला, यह भी संभव है। 30 लाख टैक्स चांदी, यह बहुत बड़ा मामला है। अगर पिताजी गिर गए, मैं राजकुमार कैसे बन सकता हूं? फिर भी यह शानदार आदमी कैसे बना रह सकता है? लोकप्रियता बटोरो। नहीं, पिताजी को किसी भी हाल में नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। दीदी, महाराज उन लोगों ने क्या कहा? महाराज ने पिताजी को इस मामले की गुप्त जांच का आदेश दिया है। यह मामला एकदम साफ है। पिताजी चांदी किस चरण में गई, इसका कुछ भी पता नहीं है। दीदी, आप बहुत चिंता न करें। महाराज को पिताजी पर भरोसा है। यह मामला जरूर पूरी तरह साफ हो जाएगा। मैं भी कुछ उपाय सोचती हूँ, तुम बहुत चिंता मत करो। सिस्टम 8000 पॉपुलैरिटी पॉइंट्स खर्च होंगे। एक्सचेंज करो। क्राइम इन्वेस्टिगेशन और डिडक्शन विशेषज्ञ स्तर। टैक्स चांदी चोरी मामला। महारानी, आशा है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। महाराज, राजकुमार जियाओ याओ का नया अध्याय पहुंच गए। जेन गो बोन के मामले की गुत्थी नहीं सुलझी। मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा। यह है। यह यह कैसे संभव है? कर रुपयों का मामला अति गोपनीय है। मुझे भी आज ही विस्तार से पता चला। यह शाओयाओ गोंगजी इतनी स्पष्ट जानकारी कैसे जानता है? जांच के तरीके भी बता दिए। कहीं ऐसा तो नहीं यह शाओयाओ गोंगजी यह अपराधी है? अगर यह अपराधी है तो अपनी कमजोरी खुद क्यों उजागर करेगा? लेकिन अगर कोई और है तो उसके पास कैसी अलौकिक शक्ति होगी जो सब कुछ इतनी स्पष्टता से देख सके? यूं तुरंत किताब में लिख दो। कर राज के मामले की जांच से संबंधित भाग एक शब्द भी न छोड़े। जो का त्यों नकल करके लिख लें। अत्यंत शीघ्रता से गुप्त रूप से राजकुमार को सौंप दें। उन्हें इसी राह पर चलने दें। गुप्त रूप से जांच करें। साधारण चांग झीलान को महल में बुलाओ। महाराज, झीलान, हम तुमसे पूछते हैं, कल घर लौटने के बाद क्या कर वसूली मामले के बारे में तुमने किसी को बताया था? महाराज, मैंने महल से लौटने के बाद अपने भाई जियान फान से पूछे गए सवालों का उसे सब कुछ बता दिया। इसके अलावा किसी और को नहीं बताया। वाकई समय और स्थान बिल्कुल मेल खाते हैं। दुनिया में इतना संयोग कैसे हो सकता है? वह आजाद मिजाज युवक निश्चित ही जियान फैन है। जब जियान फैन ने यह सुना, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? वह बहुत चौंक गया। उसने मुझे कुछ शब्दों में सांत्वना दी और अपने कमरे में लौट गया। ठीक है, कोई रास्ता निकालो। वह एक बच्चा है, उसके पास क्या उपाय हो सकते हैं? हमें पता है, तुम पहले जा सकते हो। जियान फान, याओ याओ गोंगजी, बाहर वाले शायद कुछ भी नहीं जानते होंगे। तुम दोनों एक ही व्यक्ति हो। यूं जियान फान पर नजर रखने के लिए किसी को लगाओ। उसकी हर एक हरकत मुझे पता होनी चाहिए। याद रखो, मेरे आदेश के बिना नहीं, उसे परेशान न करो। जी।
राजकुमार की समस्या हल हो गई है। बिल्कुल सही। कहा जाता है कि सम्राज्ञी ने ही रास्ता दिखाया। क्या यह महारानी महोदया के बारे में है? यह सब राजकुमार जियाओ याओ की किताब में लिखा है। ऐसा लगता है जैसे भविष्य जानते हो। उन्होंने तुरंत जालसाजी का पता लगा लिया। कहा जाता है कि वह कोषागार में था। जब सामान जांच कर बांटा जा रहा था, तब चोरी छिपे बदल दिया गया। यह तो राजकुमार जियाओ याओ ही कर सकता है। उसके तरीके यह किसने सोचा होगा? सुना है राजस्व मंत्रालय, निर्माण मंत्रालय और परिवहन टीम सहित कुल मिलाकर 20 से अधिक अधिकारी, सभी को पकड़ लिया गया। सभी का सिर कलम हो जाएगा। आखिरकार यह सुलझ गया। लेकिन इस बार शाओयाओ गोंगजी का यह छद्मना कई लोगों की नजर में है। अच्छा ही है। मुझे तो बस लोकप्रियता चाहिए। बस लोकप्रियता पर्याप्त हो। तुम कौन हो मुझे क्या? किसी को भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जियांग फान इतिहास संपादक, शाही फरमान स्वीकार करो। स्वर्ग की इच्छा से सम्राट का फरमान है। हमने सुना है कि प्रिय जियांग फान उत्साही और मेहनती हैं। आज से तुम्हें शाही दैनिक इतिहास लेखक के पद पर पदोन्नत किया जाता है और हमारे साथ रहकर सेवा करो। शाही दैनंदिनी संकलन। यह शाही आदेश है। दैनंदिनी अधिकारी। हर दिन महारानी के साथ दरबार और कार्यालय जाना। फिर मैं काम से आराम कैसे लूंगा, चुपके से किताब कैसे लिखूंगा, लोकप्रियता अंक कैसे कमाऊंगा। अरे महाशय, देखिए मैं तो बहुत साधारण ज्ञान रखता हूँ। जियांग महोदय, क्या आप मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं? यह सम्राट का आदेश है। आप बस यह बताइए, क्या आप यह आदेश स्वीकार करते हैं या नहीं? मैं आदेश स्वीकार करता हूँ। अब से आगे के दिन अब जीना मुश्किल है। पिताजी, दस्तखत कर दो। ठीक है। मेरा झेंग वो गोंग परिवार, इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। पिताजी, इस बार आपने मुझे बहुत डरा दिया। यह बार बहुत खतरनाक था। यह बार खतरा टल गया। अगर महाराज की बुद्धिमत्ता न होती और किसी गुरु का मार्गदर्शन न मिलता, तो इस बार मैं बूढ़ा आदमी शायद सच में फंस जाता उन नीच लोगों के हाथों में। सुना है महाराज इस बार क्या हुआ है? राजकुमार जियाओ याओ की कहानी से प्रेरणा लेकर। वही पिछली वाली किताब है। महाराज की किताब हटाना। यह राजकुमार जियाओ याओ बिल्कुल भविष्यद्रष्टा जैसा है। उस चित्रकथा में उन दुष्टों को कैसे धोखे से काम निकाला जाए, लोगों की आंखों में धूल झोंकना और कौन से कदम हैं जहां गलती हो सकती है, सब कुछ साफ लिखा है। मैं तो बस दिए निर्देशों पर चला और उन्हें पकड़ लिया। ऐसी महान प्रतिभा सच में राष्ट्र का खजाना है। पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा? उस मिस्टर जियाओ याओ को देखो। इतनी कम उम्र में इतनी असाधारण प्रतिभा है। फिर एक बार तुम्हें देख लूं। अगर तुम्हें उसकी एक तिहाई भी काबिलियत होती, तो तुम्हारा बाप अभी मर भी जाए तो भी कोई अफसोस नहीं। बस बड़ी बातें करते हो, क्या बक रहे हो? पिताजी, ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? तुम सच में सोचते हो तुम्हें उसकी एक तिहाई काबिलियत है? एक तिहाई तो दूर, तुम्हें उसकी 1% प्रतिभा होती तो मैं दीप जलाकर धन्यवाद देता। आपकी इस बात से तो पूर्वजों की कब्र तक जलानी पड़ेगी। यह तो बिल्कुल गलत है। बहुत हिम्मत है। यह तो पूरी तरह अहंकार है। महाराज, यह शौकीन साहब बहुत ज्यादती है। इसका रुपयों के मामले में साफ तौर पर हम पर इशारा कर रहा है। इसकी मौजूदा लोकप्रियता को देखते हुए यह तो हमें आग पर रख देना है। हाँ महाराज, इस बार जियांग हानिवे इतनी जल्दी मामला सुलझा सका सिर्फ इस किताब की बदौलत। अगर महाराज ने पूछताछ की, नतीजे भयानक होंगे। यह शाओयाओ गोंगजी, उसे खत्म करना ही होगा। खत्म करना इतना आसान नहीं है। इस व्यक्ति का कोई पता नहीं है। यह पुरुष है या स्त्री, किसी को नहीं पता। ये कहानियां हवा से प्रकट हुई हैं। जांच का कोई रास्ता नहीं है। अब केवल एक ही उपाय है। बस जड़ से खत्म करो। कल सुबह दरबार में हम सब मिलकर याचिका देंगे। सम्राट से आज्ञा लेकर पत्र बंद करें। बूढ़े, अगर सिर्फ तू होता तो मैं थोड़ा डरता, पर तू ये लेकर आया है बेकार बेटा, तो फिर मेरे मुंह से सुनकर नाराज मत होना। यह नया जीवन चरित्र लेखक ही होगा। बस दुख इस बात का है, इस बूढ़े ने सुना है श्रीमान जियांग अपने परिवार की उपलब्धियों का सहारा लेकर इस पद पर बैठे हैं। यह कुछ ज्यादा ही जिंग गो गोंग परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है। तुम तुम क्या करना चाहते हो? यह तो दरबार के सामने है।
तुम क्या बक रहे हो? अशिष्ट कैसा अशिष्ट? तुम इस दरबार में बिना कुछ कहे इतने लोगों के सामने मुझे अयोग्य कहते हो और मेरे पिता के पक्षपाती होने की बात करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने शिकायत लेकर आने की? मैं तुम्हें सिर्फ एक गाली दूंगा, मैं असभ्य कहा हूं। तुम मानते नहीं हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, यह पद मुझे सम्राट ने दिया है ताकि मैं उनके साथ खड़ा रह सकूं। शिक्षा को ध्यान से सुनो, अगर कोई आपत्ति है तो दबा के रखो। तुम क्या करोगे? अभी भी नहीं मानते? न मानने का भी तो कोई तरीका है। तुम बगावत कर सकते हो। अरे सब देखो तो, देख लो जरा, ये मंत्री ली बगावत कर रहा है। बकवास बंद करो, ये बेहुदा बातें हैं। खून की उल्टी हो गई। मैंने कहा था तुम भी कमजोर हो। मैंने पहले जैसा देखा था, वो किताब में दिखने वाला वजीर, वो किताब में दिखने वाला वजीर, वह कितनी शानदार है। वह युद्ध और शांति दोनों में माहिर है, खास तौर पर उसका एक हुनर, सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की कला। अरे बाप रे, वह तो इतना शानदार है कि स्तब्ध रह गया। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको और मेहनत से सीखना चाहिए, बाद में विद्रोह होने पर काम आएगा। ठीक है, यह दरबार की पवित्र भूमि है, बकवास बोलना बंद करो। महाराज आ गए हैं। महाराज को प्रणाम। इस नजर से देखकर ही पता चला, महारानी के पैर भी इतने सुंदर हैं। अच्छा हुआ यह महारानी दिल की बात नहीं पढ़ सकती, नहीं तो मेरे पास 10 सिर भी होते तो भी काटने के लिए कम पड़ जाते। उठो। क्या आप सभी के पास कोई महत्वपूर्ण मामला है जो प्रस्तुत करने योग्य हो? महाराज, मेरे पास एक आवेदन है। महाराज, हाल ही में बाजारों में एक पुस्तक प्रचलित हो रही है जिसका नाम है गहरे महल का गुप्त प्रेम। इसकी सामग्री बेतुकी और अविश्वसनीय है। यह सम्राट की निंदा करती है और दरबारियों पर संकेत करती है। लोगों के दिल और दिमाग को भ्रमित करने वाली बात है। देश की नींव को हिलाने का संदेह है। महाराज, कृपया एक स्पष्ट आदेश जारी करें। इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि सही संदेश जाए। क्या यह अशिष्टता है? मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा यह बुजुर्ग होने का दम्भ, दशकों तक अधिकारी रहा, सरकार से ढेर सारा वेतन लिया, लेकिन एक बेकार चीज बन गया। इसका क्या मतलब है? तुम इंसान भी नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ शिष्टाचार क्यों बरतूं? क्या हुआ? महाराज, ठीक है, यह कर रुपया मामला। अगर इस किताब ने संकेत न दिया होता तो सरकार आज बहुत भारी नुकसान उठा चुकी होती, पूरी तरह से शर्मिंदा हो चुकी होती। अब राजवैद्य भी इस तर्क को व्यवहार्य मानते हैं। अगर सिर्फ इसलिए कि यह कहानी की किताब से आया है तो इसे छोड़ दो, तो यह मूर्खता होगी। मुझे पता है, इस कहानी की किताब की कुछ बातें कुछ लोगों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कांटों पर बैठे हों, गले में अटकी हुई हड्डी जैसा। लेकिन निजी दुश्मनी है और राष्ट्रीय मामले हैं। अगर व्यक्तिगत नफरत के कारण हम पूरी प्रजा को छोड़ दें, उनके प्राणों की परवाह किए बिना, तो हम प्रजा के सामने अपना मुंह कैसे दिखाएंगे? महाराज की आज्ञा है। महाराज, आयुर्वेदिक चिकित्सालय तैयार है। महाराज, मैं यहाँ हूँ। नुस्खे की किताब के अनुसार दवा बनाओ, किसी भी कीमत पर काढ़ा तैयार करो, महामारी वाले क्षेत्र में तुरंत भेजो। साथ ही कुशल वैद्यों का चयन करो, चेचक वाली गायों की तलाश करो, गोशिया के टीकाकरण विधि के अनुसार तैयारी करो। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। रेवेन्यू और रक्षा मंत्रालय पूरा सहयोग दें। यदि कोई देरी हुई तो मैं सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हम आपके आदेश का पालन करते हैं। एक जान बचाना 7 मंजिला मंदिर बनाने से बढ़कर है। इस बार इतने लोगों की जान बचाई, पता नहीं लोकप्रियता कितनी बढ़ेगी। और तुम यह बूढ़े चालाक, आज रात फिर तकलीफ उठानी पड़ेगी। तुम क्यों हंस रहे हो? मंत्री जी, क्या तुम्हें चेंगदू की लिंग जीलिंग पसंद है? इस जमाने के कपड़े, यह तो बहुत बर्बादी है। बाद में लिंग गार्ड को कहना होगा महारानी के लिए कुछ डिजाइन बनाने, आधुनिक कपड़े तैयार करने। अगर इस जमाने में मशहूर हो सकूं, क्या मैं भी देख पाऊंगी महारानी ने ऐसे कपड़े पहने हैं? जी हाँ मंत्री, आप इस पुस्तक में कहते हैं चेचक की रोकथाम की विधि, क्या यह संभव है? उसका क्या मतलब है? क्या यह मुझ पर संदेह है? महाराज, जवाब देता हूं। महाराज, मैं तो बस एक साधारण व्यक्ति हूं। ये राष्ट्रीय सैन्य मामले हैं, मैं इन्हें कैसे समझ सकता हूं? क्या सच में? पर मैंने अभी देखा, आप बहुत दृढ़ता से उस मौजी राजकुमार का पक्ष ले रहे थे। मुझे लगा था तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। हुजूर, मैं उसे कहाँ जानता हूं?
मैं तो बस उसली नामक व्यक्ति को देखकर चिढ़ जाता हूं, बस मुंह से कह देता हूं, महाराज कृपया क्रोध न करें। महाराज, रसोई की नई बनाई गई मोगरा केक, कृपया इसका स्वाद लें। इसे यहां रख दो। मंत्री जियांग, आप भी चखिए। शाही रसोई का यह हुनर अभी भी काफी अच्छा है। तो महाराज का बहुत धन्यवाद। महाराज मत खाइए। यह क्या चीज है जो इतनी मुलायम है? इस बार तो सब खत्म हो गया। जियांग फांग, जियांग मेरे प्रिय मंत्री, तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा, नहीं तो यहां तक कि ज़ेंग वुओगोंग भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाएगा। महाराज, यह मिठाई जहरीली है। जहरीली है। तुम्हें यकीन है? महाराज, मुझे पूरा यकीन है। इस मिठाई में जहर बहुत कम मात्रा में है। इसे पहचानना वाकई मुश्किल है। बस इस मंदिर में जल रही अगरबत्ती के साथ मिलकर दोनों दवाओं की प्रकृति विपरीत है, एक साथ एक अजीब जहर बनाती है। महाराज कृपया न्याय करें, इस दासी को कुछ नहीं पता। तुरंत वैद्य को बुला, वह आयुर्वेद भी जानता है।